Great morning, everyone. Dear student, how are you? I hope all are fit and fine. Yes बेटा, आज हम पाठ 4 वाक्य करेंगे. ठीक है, हिंदी बी बुक से पाठ 4 वाक्य. वाक्य रचना देखिए सभी. वाक्य की परिभाषाएं. ठीक है, तरह तरह की परिभाषाओं से हम सीखेंगे कि वाक्य क्या होता है. ओके, तो देखिए सभी. सार्थक पदों या फिर शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है. सार्थक. सार्थक का मतलब क्या होता है? जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने शब्द चैप्टर किया था ना, उसमें था सार्थक और निरर्थक शब्द. तो सार्थक शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है. तो सबसे पहले तो जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं वो सार्थक होने चाहिए. उसमें हर एक शब्द सार्थक होना चाहिए. शब्दों या पदों के समूह को. अब देखो पदों आया है और ब्रैकेट में शब्द भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो पद तो वो होते हैं जो शब्द होता है वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, पद बन जाता है. लेकिन यदि हम शब्द को वाक्य में प्रयोग नहीं करते तो वो शब्द ही रहता, पद नहीं होता. जैसे मैंने बोल दिया राम विद्यालय जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर राम शब्द है, विद्यालय शब्द है, ये सभी पद का काम कर रहे हैं क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग कर दिए गए हैं. यदि मैंने अलग से बोला राम तो ये एक शब्द है. ठीक है, यदि हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी? सार्थक पदों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ की या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है. ठीक है, यानी ऐसा वाक्य जो सार्थक भी हो. जब भी आप कोई भी वाक्य बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक तो सार्थक होना चाहिए, एक उसके द्वारा ना एक अर्थ की या तो एक अर्थ निकले या फिर पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हमें हो. यानी कंप्लीट सेंस वाक्य में होनी चाहिए. कंप्लीट अर्थ हमें उसका समझ में आना चाहिए, उसकी अभिव्यक्त होना चाहिए हमें. वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है. सभी को पता है सार्थक शब्द ही वाक्य बनेंगे. देखो, सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बन जाएंगे. लेकिन इतने में ही डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती क्योंकि व्यवस्थित रूप भी होना जरूरी है. अब व्यवस्थित रूप क्या है? आप पूछोगे मैम व्यवस्थित रूप बताइए. व्यवस्थित होता है कर्म से करना. ठीक है, उसको सीरीज में करना, एक क्रम में करना. ठीक है, क्रम में करना. तो वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है. यानी जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसका एक कर्म होना चाहिए. अगर हम उसको व्यवस्थित रूप में नहीं लिखते तो वो सार्थक शब्द तो होंगे लेकिन वाक्य का सही अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा, वाक्य नहीं बन पाएगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, राम विद्यालय जाता है. अगर व्यवस्थित कर्म ना हो तो हम कैसे बोलेंगे? इधर उधर करके बोल देंगे जाता है विद्यालय. तो शब्द तो बन गए, सार्थक भी हैं, लेकिन वाक्य नहीं बन पाया. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है. नेक्स्ट देखिए इसी में ही शिक्षितों की वाक्य रचना. जैसे कि हम शिक्षित हैं, आप हो. ठीक है, वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है. अनुशासित का मतलब क्या होता है? उसी के नियमों के अनुसार चलती है. ठीक है, व्याकरण के. अब जब भी हमें किसी भी सब्जेक्ट का मतलब कि नॉलेज लेनी है तो हमें उसकी नॉलेज कहाँ से आएगी? उसके व्याकरण से आएगी, उसके ग्रामर से हमें मिलेगी. अब वाक्य बनाने, वर्ण बनाने हमने सीखे व्याकरण से. ठीक है, उसके व्याकरण से, ग्रामर से. फिर हमने शब्द बनाने सीखे, फिर हमने वाक्य. ठीक है, तो वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है. नेक्स्ट देखें, अलग अलग तरीके से हम वाक्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाएं. वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है. भाषा की इकाई वाक्य. जब आपसे पूछा जाए
भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या है? आप कहोगे वर्ण है, ठीक है, ठीक है, वर्ण है, लेकिन भाषा की इकाई पूछा जाए तो वाक्य है। अगर पूछा जाए ना ओनली भाषा की इकाई तो वाक्य होती है। छोटा बालक चाहे वह एक शब्द ही बोलता हो, उसका अर्थ निकलता है तो वह वाक्य है। देखो, या मान लो मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने मुझे बता दिया अपना नाम अंशुल, ठीक है, तो ये जो अंशुल शब्द आया, गीता आया, सीता आया, तो ये एक ही शब्द पूर्ण अर्थ की अर्थ निकाल रहे हैं, अर्थ निकल रहा है सॉरी इनसे। तो इससे पता चल रहा है कि आपने अपना नाम मुझे बता दिया है। तो या तो कोई बालक है, आप सभी हो, एक शब्द में भी यदि आप बोलते हो और वो पूर्ण अर्थ दे रहा है तो भी वाक्य है। ओके, तो वाक्य रचना में प्रयुक्त सार्थक पदों के समूह में परस्पर, देखिए जब भी वाक्य रचना करते हैं, वाक्य को बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब भी आप अपना सेंटेंस बनाओगे क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जब भी वाक्य बनाओगे क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले उसमें योग्यता होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, मेन विशेष उसका अर्थ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ठीक है। आकांक्षा होनी चाहिए, उसके अंदर ना इच्छा होनी चाहिए। अब ये नहीं है आप कोई भी वाक्य बनाओगे, ठीक है, और आकांक्षा से रहित वाक्य आप बना देते हो, ठीक है, नीरस वाक्य लगेगा। और आसक्ति या निकटता, निकटता क्या होती है, यदि आप, मैंने बोला था राम विद्यालय जाता है, अगर आप बोलोगे या लिखोगे पहले राम, फिर आप काफ़ी गैप दे के बोलोगे विद्यालय, या लिखने में भी गैप करोगे बहुत ज़्यादा, तो इतना भी गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ी निकट होना चाहिए, इनका होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह सार्थक पद समूह वाक्य कहलाता है। ओके, आई थिंक आपको वाक्य अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वाक्यों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो सिर्फ इतना ही याद नहीं करना है, आपको याद करना है शब्दों का सार्थक समूह और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। सार्थक समूह के व्यवस्थित रूप को ही हम वाक्य बोलेंगे। ओके, तो व्यवस्थित लगाना न भूलिएगा। वाक्य के अंग, ठीक है। अब वाक्य के ना 2 अंग होते हैं। देखिए, वाक्य विन्यास करते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त रहते हैं, इसलिए वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक उद्देश्य और सेकंड विधेय। फर्स्टली हम उद्देश्य को देखते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अतः काम करने वाला सब्जेक्ट यानी कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य प्राय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द ही होते हैं, या तो संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए या विशेषण, जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है तो वो उद्देश्य ही कहलाएगा। कहीं पर क्रियार्थक यानी जो क्रिया शब्द होते हैं ना, क्रियार्थक, क्रिया का अर्थ देने वाले शब्द भी उद्देश्य अंश बन जाते हैं। उद्देश्य अंश मतलब उद्देश्य का ही भाग बन जाते हैं। जैसे रमेश गांव जाएगा, या अभिमानी का सर्वत्र आदर नहीं होता, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब नीचे आ जाएं, देखिए इनको समझाया गया है। प्रथम वाक्य में गांव जाने का जो कार्य वो रमेश कर रहा है, अब कार्य को करने वाला ही उद्देश्य कहलाएगा। अतः रमेश इसमें उद्देश्य है और रमेश क्या है, इसमें संज्ञा है। द्वितीय वाक्य में अभिमानी का आदर न होना वर्णित है, तो इसमें अभिमानी विशेषण पद विशेषण है और ये विशेषण भी क्या कहलाएगा, उद्देश्य का काम करेगा। तृतीय वाक्य में जो घूमना है वो क्रियार्थक शब्द है, क्रिया, जो कि वाक्य में उद्देश्य अंश की तरह प्रयुक्त होती है, यानी उद्देश्य की तरह ही, उसके भाग की तरह ही, उसके अंश की तरह ही प्रयुक्त कर दी जाती है। तो ये मत समझना संज्ञा ही उद्देश्य होती है, ठीक है। कर्ता चाहे कोई भी हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण काम को करने वाला। देखो, अभिमानी का सर्वत्र आदर नहीं होता, यहाँ अभिमानी ही उद्देश्य हो जाएगा, और घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, घूमना ही उद्देश्य हो जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं विधेय। देखिए, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब वाक्य में हमने उद्देश्य को हमने पढ़ा है, ठीक है। अब उद्देश्य क्या काम कर रहा है, क्या उसके विषय में कहा जा रहा है, वो सभी विधेय हैं, जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। यानी उद्देश्य का विस्तार ही विधेय कहलाता है। वाक्य में क्रिया और उसका पूरक विधेय ही होता है। अब देखिए, जो भी लास्ट में क्रिया आती है विधेय को, उद्देश्य को छोड़कर, वो सभी क्या है, विधेय ही है। यानी उद्देश्य का विस्तार या फिर क्रिया क्या होती है, विधेय होती हैं। जैसे आदमी जा रहा था, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, गीता लिखती है।
इन वाक्यों में जा रहा था, सो गया, और लिखती है विधेय अंश है, यानी विधेय का भाग है। इनसे ना इनसे उद्देश्य के कार्य का ज्ञान हो रहा कि उद्देश्य कर क्या रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है जो करता है वो कर क्या रहा है, और जो वो कर रहा है उसके संबंध में जो कुछ बताया जा रहा है वो विधेय है, और जो कुछ बताया जाता है वो क्रिया ही तो होती है। ठीक है, तो ये विधेय है। ओके, तो आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाक्य क्या होता है, उसके कौन कौन से अंग हैं। ओके, तो इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।